हेलो बच्चों, जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी ए का क्षितिज का चैप्टर 9 लखनवी अंदाज। तो इस चैप्टर को अब हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो भी अवेलेबल करा दूंगी बेटा। उम्मीद है आपको पहले की वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी बेटा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 9 लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी ने लिखा है। यशपाल जी का जन्म जो हुआ था 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था उनका जन्म। कांगड़ा में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। और वहीं उनका परिचय जो था वो भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ और स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में जुड़ने के कारण वो जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं बेटा, उन्हीं में से एक है आपकी लखनवी अंदाज। तो शुरू करते हैं चैप्टर अपना। आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए बेटा, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल सकने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल क्या है? जहां के बारे में बताया गया है उस केंद्र के स्थान के इर्द गिर्द का स्थान, उसके आसपास का स्थान। तो वहां की पैसेंजर ट्रेन जो थी, पैसेंजर ट्रेन तो सबको पता होगा, ठीक? तो वो चल सकने, वो उतावली में फुंकार रही थी, मीन्स सीटी दे रही थी, विस्लिंग कर रही थी, चलने की उतावली में, चलने की जल्दी में। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए, कि यदि आराम से जाना चाहते हो तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये तो सबको पता है कि ट्रेन में यदि हम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर जाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और यदि हम ऐसे जा सकते हैं तो कम पैसे में टिकट हो जाता है। दूर तो जाने का कहता है, मुझे दूर तो जाना नहीं था। तो भीड़ से बचने के लिए और एकांत में मीन्स बिल्कुल जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए और अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से नेचुरल साइड देखने के लिए, प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, जिससे कि वो अपनी नई कहानी के बारे में सोच सके एकांत में बैठकर, और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सके और भीड़ से भी बच सके। गाड़ी छूट रही थी, अभी आपको बताया ट्रेन जल्दी में से चलने के लिए तो गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक दौड़कर, एक डब्बा से गाड़ी छूटने वाली थी, गाड़ी निकल रही थी, चलने लगी थी प्लेटफॉर्म पर, तो लेखक दौड़कर, जो उसे लगा सेकंड क्लास का डब्बा खाली होगा, दौड़कर उसमें चढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? अनुमान के प्रतिकूल, मीन्स जैसा उसका अनुमान था कि डब्बा खाली होगा, प्रतिकूल मीन्स उसके अपोजिट, डब्बा खाली नहीं था, बिल्कुल खाली। निर्जन मीन्स कोई डब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। एक बर्थ पर, जो डब्बे के अंदर बर्थ होती है, उस पर लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के, मीन्स जो नवाब होते थे लखनऊ में, उस जैसे कोई नवाब पहले होते थे, अब भी जैसे उसी नवाबी पे जो जीते हैं, उस नवाबी नस्ल के एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, भद्रपुर व्यक्ति पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने, उनके सामने ही दो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल चिकने से खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। अब जब लेखक अचानक से डब्बे में चढ़ा तो वो सज्जन जो थे, जो दूसरे व्यक्ति थे, जो लखनऊ के नवाबी नस्ल के जो व्यक्ति वहां बैठे थे, भद्र व्यक्ति जो थे, उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे एकांत चिंतन की, वो जो एकांत में चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, उसमें किसी ने बाधा डाल दी हो, उसमें किसी ने विघ्न डाल दिया हो, तो उसके कारण उनकी आंखों में मुझे असंतोष का भाव दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी लिखने के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक को क्या लगा कि वो जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, जो वो संतोष की भावना उनकी आंखों में आई है मुझे देखकर, या तो ये हो सकता है कि वो भी किसी नई कहानी के बारे में सोच रहे हो और मेरे आने से वो डिस्टर्ब हो गए हो और उनकी जो कहानी लिखने की जो एक तन्मयता थी, एकाग्रता थी, उसमें विघ्न पड़ गया हो। या फिर ये हो सकता है कि खीरे जैसी तुच्छ सी चीज, छोटी सी चीज को, कहा तो वो नवाब है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति हैं, और खीरे जैसी चीज को मैं उन्हें खाता हुआ देख ना लूं, इस कारण से वो दुविधा में, उस कारण से वो परेशान हो, इस कारण से उन्हें अच्छा ना लगा हो।
आगे वो कहते हैं, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने कि उन्हें उनसे बात करने में, उनके साथ सफर करने में कोई भी इंटरेस्ट है लेखक के साथ। नवाब साहब ने ऐसा अपने किसी भी एक्टिविटी से नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब मान लीजिए कोई हमें इग्नोर करता है कहीं भी, हमारे क्लास में, हमारे घर में, हमारे आसपास के माहौल में, कोई भी हमें इग्नोर करता है सफर में, तो हमें क्या लगता है हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब वो हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम उससे क्यों बात करें। तो उसी फीलिंग से लेखक ने भी सामने की बर्थ पर बैठ गया वो, और आत्मसम्मान में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए उसने भी आंखें चुरा ली, मीन्स वो भी चुपचाप बैठ गया और इग्नोर करके वो भी चुपचाप बैठ गया। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। थाली में बिल्कुल खाली जब लेखक बैठा था तो उसे आदत थी, वो तो लेखक था कि इमेजिनेशन करता रहता, लेखक नई नई कल्पनाओं को अपने माइंड में सोचता रहता था। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करें तो वो सोचने लगता है कि नवाब साहब को जो मेरे आने से अनकंफर्टेबल सी हो गई हो, ये जो इन्हें हेसिटेशन हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, ये इतना संकोच से क्यों कर रहे हैं, ये इतनी असुविधा से क्यों महसूस कर रहे हैं मेरे आने के कारण, क्या कारण हो सकता है कि जो ये ऐसे फील कर रहे हैं। तो वो मन मन में सोचने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो लेखक को पहला क्या लगा कि हो सकता है नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते हो, और उन्होंने सोचा पैसे भी बच जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, और उन्हें अब ये उन्हें ना हजम हो रहा हो कि कोई भी व्यक्ति, शहर का कोई व्यक्ति जो इतने बड़े नवाब को इस मिडिल क्लास के डब्बे में सफर करते हुए देखे, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा हो, इसे वो बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, इसलिए वो असुविधा महसूस कर रहे हो लेखक के आने से। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अपने सफर दोस्त आपने खीरा कैसे खाए, वो कहते हैं कि इन्होंने इस खीरे जो खरीदे होंगे अभी स्टेशन के आसपास से ही खरीदे होंगे, और इसीलिए खरीदे होंगे कि अकेले सफर करना है तो पूरा रास्ता अकेले कैसे काटेंगे, तो बीच में हम खीरे खा लेंगे। लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, तो मुझ जैसे किसी व्यक्ति के सामने वो एक सुभद्र व्यक्ति जो है वो खीरे खाना कैसे पसंद करेंगे कि मैं उन्हें खीरा खाता हुआ देखूं, तो शायद इसलिए वो संकोच कर रहे होंगे, मेरे से अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। लेखक अपने माइंड में अनुमान लगाता है। ये हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से मीन्स चोरी छुपे, जैसे उन्हें पता ना चले कि नवाब साहब को देख रहे हैं। इस प्रकार लेखक जो थे वो नवाब साहब की तरफ बार बार देख रहे थे, चोरी छुपे बार बार देख रहे थे। और नवाब साहब रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए गौर कर रहे थे कि अब स्थिति क्या है। पहले वो अकेले थे, कुछ भी कर सकते थे डब्बे में, चाहे खीरा खाए, चाहे किसी भी तरह बैठे उठे, लेकिन अब लेखक साथ में था। और जब वो नवाब मानते थे अपने आप को, तो वो नवाब दूसरे किसी मिडिल क्लास के आदमी के सामने ये सब कुछ कैसे कर सकते थे। ओ नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, आदाब आज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अभी लेखक ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी नवाब साहब जो थे वो उसे संबोधित करते हैं लेखक को कि अरे आप खीरा खाएंगे। उसे पहले संबोधित एड्रेस करते हैं और फिर कहते हैं कि आप खीरा खाएंगे, खीरा खाना पसंद करेंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेल लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। तो लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कहाँ तो वो अब तक एटीट्यूड में बैठे थे, बहुत अपनी शान दिखा रहे थे, नवाबी नस्ल के थे, उसे लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, और कहाँ एकदम से उससे खाने के लिए पूछ रहे हैं। तो लेखक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अपने आप को शरीफ दिखाने के चक्कर में कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मुझे भी उसी कैटेगरी में डाल लेना चाहते हैं जिनके ऊपर हम शो ऑफ कर सके। तो लेखक क्या कहता है कि नहीं नहीं आप ही खाइए। लेखक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, तो लेखक क्या कह देता है कि नहीं नहीं आप ही खाइए, मैं नहीं खाऊंगा। तो नवाब साहब फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर करते हैं किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो नवाब साहब उसके मना करने के बाद फिर से बाहर खिड़की से देखते हैं और गौर करते हैं कि क्या स्थिति है हो गई है, कि अब तो ये लेखक कहीं जाएंगे नहीं, खीरा इन्हीं के सामने खाना पड़ेगा। तो फिर एट लास्ट वो क्या करते हैं, खीरों के नीचे रखा हुआ जो तौलिया था उसे झाड़कर वहां पर सामने अपने बिछा लेते हैं। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पूछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो नवाब साहब क्या करते हैं, जैसे हम खीरों को काटने का प्रोसेस होता है कि पहले उन्हें लोटे के जल से बाहर खिड़की से बाहर धो लेते हैं, फिर उन्हें अच्छे से तौलिए से
पूछ लेते हैं। फिर चाकू निकाल कर उनका सिर काट देते हैं। जैसे हम खीरा निकाल के उसका जहर निकालते हैं ना बेटा, उन्हें गोद कर उसमें से झाग सा निकाल लेते हैं और उसके बाद बहुत एहतियात से उसे छील लेते हैं और फाकों को बहुत ही सुंदर तरीके से तौलिए पर सजा लेते हैं, क्योंकि वो नवाबी नस्ल के आदमी थे तो हर काम को बहुत ही तरीके से बहुत ही सजा कर रहे थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर वो कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर सब जो खीरा बेचने वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि खीरा ढंग से कैसे खाया जाता है। तो जो भी व्यक्ति खीरा खरीदता है उसके लिए वो साथ में क्या देते हैं, जीरा मिला हुआ नमक देते हैं और साथ में मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं कि आप इसमें नमक मिर्च डालकर आराम से खा लीजिए और इसका पूरा स्वाद लीजिए। तो वो सब लोग सब अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड कराते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी रख दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुर से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब क्या हुआ, नवाब साहब ने खीरे काट के बहुत सुंदर तरीके से तौलिए पर सजा दिए और उसके बाद वो जीरा मिला नमक जो उन्हें मिला था खीरों के साथ और वो जो मिर्च की पुड़िया मिली थी वो भी उस पर बुरक दी, मीन्स उस पर हल्की हल्की छिड़क दी। तो खीरे और भी टेस्टी देखने में लग रहे थे, बहुत ही ऐसा लगता है बहुत टेस्टी खीरे होंगे। और फिर उसके उनकी भावभंगिमा जो भी उनका एक्सप्रेशन था खीरों को देखकर, जिस तरह के वो भावनाएं उनकी थी और जो उनके जबड़े हिल रहे थे उससे क्लियर पता चल रहा था कि नवाब साहब खीरों के टेस्ट के चक्कर में उनके मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आना बेटा क्या होता है, किसी चीज के लिए जी ललचाना। जब किसी चीज के लिए हमारा जी ललचाता तो कहते हैं ना मुंह में पानी आ रहा है। हमारी कोई बहुत फेवरेट डिश हमारी मम्मी ने बनाई हो या हमें कहीं बाहर उसकी स्मेल आ जाए तो हम क्या, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मीन्स हमारा मन उसे खाने के लिए ललायित हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब भी उस खीरे के टेस्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा ललायित हो रहे हैं, उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बसरने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक जो है वो अब भी उन्हें चोरी छुपे देख रहा था। वो सोच रहा था कि रईस तो बन रहे हैं लेकिन इनकी असलियत यही है कि ये खीरे जैसी चीज के लिए भी मुंह में इनके पानी आ रहा है और वैसे बहुत ज्यादा रईस बन रहे हैं, बहुत खानदानी रईस ये बन रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो नवाब साहब क्या कहते हैं उसको कि आप खाकर तो देखिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ के बालम खीरा जो एक नस्ल होती है खीरे की, बहुत स्वाद नस्ल होती है वो, तो कहते हैं बालम खीरा है लखनऊ का, आप खाकर तो देखिए। तो अब नमक में छिड़क दिए जाने से ताजी खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेरा मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक क्या कह देता है उसको, नवाब साहब को। अब लेखक को अब उसमें पानी डाला, वो नमक मिर्च की बुरक दिया था, उन्होंने छिड़क दिया था उसके ऊपर, और जब नमक मिर्च छिड़क दिया तो हल्का हल्का जो पानी वाली फांके थी खीरे की देखकर लेखक का भी खाने के लिए उसे मन ललच रहा था। उसका भी मन कर रहा था मैं कि उठा के इस खीरे की फांक को खा लूं, लेकिन वो पहले ही नवाब साहब को मना कर चुका था। तो उसे लगा कि अगर मैं अब खीरा लूंगा उनसे तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो जाएगी, मेरा आत्मसम्मान आहत हो जाएगा। तो वो अपना आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए नवाब साहब को फिर से मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भी जरूरत सी महसूस नहीं हो रही है और मेरा मैदा भी, पेट भी मेरा थोड़ा कमजोर है, तो खीरा खाने से पेट खराब हो जाएगा मेरा और ज्यादा, तो इसलिए आप खीरा खाइए और मैं नहीं ले रहा हूं। तो मना कर देते हैं। तो नवाब साहब सतृष्ण आंखों से नवम मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। उन्होंने खिड़की के बाहर देखकर निश्वास लिया। अब नवाब साहब जो थे सतृष्ण मीन्स बहुत ललचाई सी नजरों से उन्होंने उस खीरे की फांक की तरफ देखा जो नमक मिर्च मिल जाने से बहुत चमक रही थी, पनियाली हो गई थी, पानी छोड़ दिया था उसने, तो वो बहुत ज्यादा पनियाली सी फांक हो गई थी, तो उसकी तरफ वो देख रहे थे बहुत ही ललचाई हुई आंखों से। और फिर वो खिड़की की ओर बाहर देखकर एक लंबी सी सांस लेते हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। उसके बाद वो क्या करते हैं, खीरे की एक फांक उठाते हैं और अपने होठों तक ले जाते हैं, जैसे अभी उसको खा लेंगे, लेकिन क्या करते हैं, खाते नहीं है, उस फांक को सूंघते हैं, अपनी नाक से उसको स्मेल लेते हैं। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई और उन्हें उस स्मेल में इतना स्वाद आया कि
कि उनकी आंखें जो थी वो मुंद गई। मीन्स जब हमें किसी चीज में बहुत टेस्ट आता है तो हम आंख बंद करके कहते हैं डेलिशियस, टेस्टियस करके बोलते हैं ना। और इसी प्रकार हम किसी चीज की स्मेल भी लेते हैं जो हमारी फेवरेट डिश हो तो भी हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार नवाब साहब को इतना अद्भुत आनंद आ रहा था उस खीरे की स्मेल में कि उनकी आंखें भी उस आनंद में मुंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। जो उनके मुंह में पानी आ गया था उसकी स्मेल से कि खीरा कितना टेस्टी होगा, वो घूंट भी उन्होंने अपने गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब उन्होंने क्या किया, होठों के पास ले गए थे, उसकी स्मेल ली। उन्हें इतना स्मेल में टेस्ट आया कि उनकी आंखें भी मुड़ गई, पानी भी मुंह में आ गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, खीरा अब भी खाया नहीं, खीरे की फाक को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद एक एक करके उन्होंने फांके उठाई और उनको ऐसे ही नाक के पास ले जाकर, होठों के पास ले जाकर उनकी स्मेल ली। उस स्मेल से उन्हें इतना टेस्ट आया और उसके बाद भी उन्होंने उसको खाया नहीं, उसकी खिड़की से बाहर फेंकते गए फांकों को। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की की बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो नवाब साहब जब उन्होंने सारी फांकी इसी तरह टेस्ट कर करके बाहर फेंक दी और तो उसके बाद उन्होंने तौलिए से अपने हाथ पूछे, अपने होठ पूछे, जबकि उन्होंने खाया नहीं था खीरा होठों से, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने होठ पूछे, अपने हाथ पूछे और बहुत ही गर्व से, बहुत प्राउड फील करके अपनी आंखों, गुलाबी गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखकर कहा कि ये, जैसे वो ये लेखक की ओर देखा जैसे मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि हम खानदानी रईस हैं, हम छोटी छोटी चीजों को खाते नहीं, हम केवल उन्हें स्मेल करके उनका टेस्ट ले लेते हैं। तो ये खानदानी रईसों का तरीका होता है कुछ चीजों को खाने का, जैसे लेखक को ये बताना चाह रहे हो। इस तरह उन्होंने प्राउड फील करके उसकी तरफ देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर्फ खत्म कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। अब नवाब साहब जो था वो खीरे की तैयारी करने में, उसे काटने में, छीलने में, धोने में और उसके बाद उसका स्वाद लेने में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो लेट जाते हैं। और लेखक जो है अपने सिर को मत लेता है कि उस सिर को अपने परेशान कर लेता है कि ये नवाबी नजाकत है, ये नफासत है इनकी, ये इस तरह से खीरा खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। अब लेखक कहते हैं कि मैं गौर कर रहा था इस सारे प्रकरण पर कि जो खीरा उन्होंने इस्तेमाल किया, जो खीरे की सुगंध से उन्होंने संतुष्टि का अनुभव किया और स्वाद की केवल कल्पना मात्र से जो वो संतुष्ट हो गए, एब्स्ट्रैक्ट तरीका मीन्स जो सामने प्रेजेंट नहीं था, ऐसा तरीका जो उन्होंने अपनाया खीरे को खाने का, तो उनका मन तो तृप्त हो गया, मन तो संतुष्ट हो गया खीरे से, लेकिन क्या उदर की तृप्ति भी हो सकती है, मीन्स क्या पेट भी भर सकता है? पेट तो खाने से ही भरेगा ना बेटा। तो लेखक सोचते हैं कि ठीक है, इन्होंने इस तरह खीरे को सूंघकर अपने खीरे की तलब को, खीरे की इच्छा को इन्होंने अपनी संतुष्ट कर लिया, तृप्त कर लिया, लेकिन क्या इनका पेट भी संतुष्ट हो गया? क्या इनका पेट भी भर गया? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। तो क्या कहते हैं, अब क्या होता है, लेखक ये सोच ही रहा होता है तभी, जैसे हम लोग खाना बेटा जब पूरा पेट भर के खा लेते हैं तो डकार आती है ना हमें, तो ऐसे नवाब साहब के पेट से बहुत ऊंची डकार का शब्द उन्हें सुनाई दिया, जैसे भरा उनका पेट बिल्कुल भर गया हो, ऐसे उन्हें डकार का शब्द लेखक को सुनाई देता है। और नवाब साहब उन्हें कहते हैं कि खीरा बहुत लजीज में बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन थोड़ा सा खराब भी होता है। क्यों? क्योंकि यह पेट पर जोर डाल देता है। पेट मतलब खराब है, क्योंकि लेखक ने पहले कहा था ना मेरा पेट कमजोर है इसलिए मैं खीरा नहीं खा सकता, तो वो कहते हैं कि ये स्वादिष्ट तो बहुत होता है लेकिन पेट पर जोर भी डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहता है मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए, मुझे अब तक ये ज्ञान ही नहीं था कि किसी चीज को केवल रसास्वादन कर सके, केवल उसकी स्मेल से ही हम उससे पेट भर सकते हैं। कि यही है नई कहानी के लेखक, यही नई कहानी लिखने वाले हैं, यही नई जिंदगी की ओर ले जाने वाले हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो लेखक सोचता है जब खीरे की केवल इच्छा करने से, केवल उसके स्मेल लेने से और केवल उसके स्वाद को इमेजिन करने से यदि डकार आ सकती है, मीन्स यदि पेट भर सकता है, पेट भरने की तृप्ति हो सकती है, तो क्या हम केवल बिना भावों के, बिना विचारों के और बिना कैरेक्टर्स के क्या कोई नई कहानी हम नहीं लिख सकते? जब इतना सब होके
पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो हम नई कहानी भी ले सकते हैं बिना विचार के, बिना पात्रों के। तो बेटा इस कहानी में लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है केवल शो ऑफ में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, शानी शानोशों को दिखाने में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं। नवाब साहब का खीरे खाने का बहुत ज्यादा मन होने के बावजूद भी उन्होंने लेखक देख के उनकी मजाक न बनाए। लेखक बल्कि जबकि उनके लिए एक अनजान व्यक्ति था, वो नवाब साहब को जानता भी नहीं था, तब भी उन्होंने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया और उसके बाद मानो उनका पेट भी भर गया हो। तो लेखक सोचता है कि हम नई कहानी के लिए नए नए आइडियाज सोचने के लिए पता नहीं कितना विचार करते हैं। तो जब ये इनका पेट बिना खीरे को खाए केवल उसके टेस्ट की कल्पना करके भर सकता है, तो मैं भी नई कहानी की केवल कल्पना करके ही नई कहानी लिख सकता हूँ, ये काम भी संभव हो सकता है। तो लेखक ने बेटा इसमें दिखावा करने की तरफ व्यंग किया है। जो लोग दिखावा करने को अपनी जिंदगी समझते हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है नवाब साहब की कहानी के द्वारा। ठीक है बेटा, समझ में आई? तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए इसको, और आपको क्वेश्चन आंसर भी अगर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके अपलोड कर दूंगी बेटा। ठीक है बेटा।